हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस चंद्रशेखर आज़ाद गवर्नमेंट पीजी लीड कॉलेज, सीहोर, मध्य प्रदेश। आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स लॉ एंड रेगुलेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड हेड्स ऑफ इनकम, आयकर कानून एवं विनियम, निवासी स्थिति और आय के शीर्षक। टेबल ऑफ कंटेंट यानी ऐसे पॉइंट्स जिनको हम इस प्रस्तुतिकरण में कवर करेंगे। सबसे पहले है लर्निंग आउटकम, शैक्षणिक अधिगम, जो विद्यार्थी इस पूरे लेक्चर में सीखेगा। इसके पश्चात हम आयकर की प्रस्तावना, करदाताओं का निवास स्थान, निवासियों के प्रकार, निवासी स्थिति के निर्धारण हेतु शर्तें, निवासी स्थिति के प्रकार, आय निर्धारण के संबंध में आयकर अधिनियम संबंधी विश्लेषण, कर दायित्व, कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसके आगे हम इस समरी यानी इस पूरे लेक्चर का सारांश देखेंगे। लिंक्स ऑफ फर्दर रीडिंग, कुछ हम लिंक्स देखेंगे जिससे विद्यार्थी आगे कुछ फर्दर रीडिंग करना चाहे, स्टडी करना चाहे तो इसकी सहायता से कर सकता है। रेफरेंसेस देखेंगे और लास्ट में मूल्यांकन के लिए हम कुछ प्रश्नों को लेंगे। लर्निंग आउटकम्स यानी ऐसे पॉइंट्स इस प्रस्तुतिकरण के बाद विद्यार्थी समझ पाएगा, सीख पाएगा और बता पाएगा। इस प्रस्तुतिकरण के पश्चात विद्यार्थी करदाताओं का निवास स्थान का आशय स्पष्ट कर सकेगा, आय निर्धारण के संबंध में आयकर अधिनियम के अंतर्गत विश्लेषण कर सकेगा, निवासी स्थिति के निर्धारण हेतु कंडीशन शर्तें बता पाएगा और निवासी स्थिति के अनुसार कर दायित्व स्पष्ट कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं। आयकर। आयकर यानी एक करदाता अपनी आय पर आयकर चुकाता है। सरल शब्दों में करदाता अपनी गत वर्ष की कर योग्य आय पर निर्धारित दरों से सरकार को कर चुकाता है, जिसे हम आयकर कहते हैं। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है और केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। एक करदाता अपनी आय भारत से भी कमाता है या विदेश से भी कमाता है, या भारत से भी कमाता है और विदेश से भी कमाता है। अब किस आय पर आयकर चुकाएगा, ये उसकी निवासी स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा कि किस भारत की आय पर या विदेश पे आय पर कौन सा करदाता किस आय पर आयकर देता है। इसे और समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार करदाताओं का निवास स्थान से संबंधित हम कानून या हम कुछ नियम देखेंगे। यहाँ पर कर दायित्व करदाता की गत वर्ष की निवासी स्थिति पर निर्भर करती है। जो भी कर दायित्व होगा करदाता की निवासी स्थिति पर निर्भर करेगा और निवासी स्थिति करदाता की गत वर्ष की भारत में रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करता है। निवासी स्थिति का संबंध नागरिकता से नहीं होता और नागरिकता का संबंध कर दायित्व से भी नहीं होता है। यहाँ पर निवासी स्थिति और नागरिकता दो अलग अलग शब्द है। निवासी स्थिति से आशय यदि कोई व्यक्ति स्वयं या उसके माता या पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी अविभाजित भारत में जन्मे हों। यदि वो स्वयं नहीं जन्मा है लेकिन उसके रिलेटिव्स या उसके माता पिता पेरेंट्स जन्मे हैं तो भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। भारत का नागरिक कहला सकता है। भारत की नागरिकता प्रत्येक वर्ष एक जैसी रहती है, लेकिन एक करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति एक भारत का नागरिक अनिवासी हो सकता है या एक विदेशी नागरिक भारत का निवासी हो सकता है। एक व्यक्ति के जैसा हमने देखा, एक व्यक्ति की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदलती है, लेकिन नागरिकता हर वर्ष समान रहती है।
निवासी स्थिति के अनुसार हमने निवासियों के प्रकार यहाँ समझेंगे। निवासी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निवासी और एक होता है अनिवासी। निवासी को भी हमने दो भागों में बांटा है, एक होता है साधारण निवासी और एक होता है असाधारण निवासी। यहाँ पर हम करदाताओं के प्रकार देखते हैं। पहला है व्यक्ति यानी इंडिविजुअल। यदि कोई व्यक्ति स्वयं इंडिविजुअल कर योग्य आय पर कर चुकाता है तो यहाँ पर करदाता एक वो व्यक्ति है। एक करदाता हिंदू अविभाजित परिवार भी हो सकता है, जब दो या दो से ज़्यादा परिवार आपस में एक परिवार की तरह रहते हैं, उसे हम हिंदू अविभाजित परिवार कहते हैं। और आयकर अधिनियम के अंतर्गत ये एक व्यक्ति होता है, एक करदाता होता है जो आयकर चुकाता है। इसी तरीके से फर्म, साझेदारी व्यवसाय को हम फर्म कहते हैं। व्यक्तियों का संघ भी एक व्यवसाय होता है, ये अपने आप में एक व्यक्ति होता है, एक करदाता होता है। इसी तरीके से कंपनी भी अपने आप में एक एसएसी है, एक करदाता है जो आयकर चुकाती है। भिन्न भिन्न करदाताओं के निवास स्थान के नियमों को जानने के लिए यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रावधानों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम कुछ शर्तें देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे जो निवासी स्थिति को तय करती है। एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर दो कंडीशन है जिसे हम कहते हैं। पहली कंडीशन आधारभूत शर्तें जिसे हम बेसिक कंडीशंस कहते हैं। दूसरी कंडीशन जो होती है अतिरिक्त शर्तें जिसे हम एडिशनल कंडीशन कहते हैं। एक व्यक्ति करदाता के लिए ये कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जो पहली आधारभूत शर्तें हैं उसके अंदर भी दो शर्तें हैं और अतिरिक्त शर्तें के अंदर भी हम दो शर्तें देखेंगे। पहली आधारभूत शर्त है, यदि कोई करदाता गत वर्ष में भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो। यहाँ पर हम गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष दो चीज़ और समझेंगे, जिसे समझने के लिए आधारभूत शर्त है, यदि करदाता भारत में गत वर्ष में कम से कम 182 दिन रहा हो तो वो पहली बेसिक कंडीशन को पूरा करता है। दूसरी बेसिक कंडीशन है, यदि कोई करदाता गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। पहली अतिरिक्त शर्त हम देखते हैं, यदि कोई करदाता गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। और दूसरी एडिशनल कंडीशन है, यदि कोई करदाता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। इन शर्तों को हम और गहराई से समझते हैं। पहली बेसिक कंडीशन से पहले हम इसे कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष दो चीज़ समझेंगे। कर निर्धारण वर्ष 12 महीनों की वो अवधि होती है जिस वर्ष में आयकर के प्रतिशत का या आयकर के नियमों का निर्धारण किया जाता है। और उस गत वर्ष से आशय कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले का वर्ष जिसमें एक करदाता द्वारा आय कमाई जाती है। यानी गत वर्ष की आय का कैलकुलेशन या टोटल करके कर निर्धारण वर्ष के नियमों का पालन करते हुए आयकर का कैलकुलेशन किया जाता है। तो पहला हमने बुनियादी शर्त देखी, बेसिक शर्त देखी कि वह व्यक्ति पिछले वर्ष या गत वर्ष, जिसे हमने 2022, हमारा गत वर्ष 2022-23 है, 2022 और 23 के बीच कम से कम 182 या उससे अधिक भारत में रहा हो। सेकंड बेसिक शर्त ये कहती है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्ष, यहाँ पर हमारा गत वर्ष 2022-23 है, उसके पूर्व के 4 वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22, इन 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो और इसी के साथ साथ गत वर्ष में कुल 60 दिन भारत में रहा हो, तो वो दूसरी बेसिक शर्त को पूरा करता है।
अतिरिक्त शर्त की हम बात करते हैं। पहली अतिरिक्त शर्त ये कहती है कि वह एसएससी या करदाता गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, गत वर्ष हमारा 2022-23 है, उसके पूर्व 10 वर्षों को हम कैलकुलेट करेंगे। उन 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में, कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो। ये 2 वर्ष लगातार ज़रूरी नहीं है, हम उन दिनों को कैलकुलेट करेंगे जिस दिन वो भारत में रहा है। यदि दूसरी एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्त, वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। हमारा गत वर्ष 2022-23 है, उसके पहले के हम 7 वर्ष काउंट करते हैं, 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, 21-22। ये 7 सालों में उसे 730 दिन भारत में रहना अनिवार्य होगा यदि उसे दूसरी एडिशनल कंडीशन पूरी करनी है तो। अब जैसे ही हम एक व्यक्ति की निवासी स्थिति निर्धारण करने के लिए इन कंडीशंस को देखते हैं, अब हम देखते हैं एक व्यक्ति साधारण निवासी कब बनता है। एक व्यक्ति साधारण निवासी तब बनेगा जब दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई एक पूरी करेगा, उसके साथ साथ दोनों ही अतिरिक्त शर्तें उसे पूरी करनी होगी, तब वह व्यक्ति भारत में साधारण निवासी कहलाएगा। वही व्यक्ति जब असाधारण निवासी कब कहलाएगा, जब कोई व्यक्ति 2 आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करेगा प्लस या दोनों ही आधारभूत शर्तें पूरी नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति असाधारण निवासी कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कब अनिवासी कहलाएगा। यदि कोई करदाता दोनों ही आधारभूत शर्तें पूरी नहीं करता है तो इसके आगे अतिरिक्त शर्तों की बात ही नहीं आती है। यदि कोई करदाता पहली 2 बेसिक शर्तें नहीं पूरी करता है तो उसे हम भारत का अनिवासी कहेंगे। हम अपवाद या एक्सेप्शंस की भी बात करते हैं। अधिनियम, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, कुछ रिलीफ दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जैसे हमने कहा नागरिक जो होता है वो या तो स्वयं या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी एक अविभाजित भारत में जन्मा होना चाहिए। यदि कोई करदाता भारत का नागरिक है और वो गत वर्ष में, यानी हमारे गत वर्ष 2022-23 में समुद्री जहाज के बेड़े के सदस्य के रूप में या रोजगार के कारण विदेश जाता है, या ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत मूल का है, भारत के बाहर रह रहा है और भारत में भ्रमण के लिए भारत आता है, तो ऐसा करदाता विदेशी स्रोत से आय को छोड़कर यदि उसकी आय 15 लाख रुपए से अधिक है तो उसे कम से कम 120 दिन भारत में रहना आवश्यक है। और यदि उसकी कुल आय 15 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर रोजगार के लिए जाता है या भारत में भ्रमण के लिए भारत से बाहर का व्यक्ति यहाँ आता है, ऐसे करदाता के लिए केवल एक बेसिक शर्त पूरी करना पर्याप्त होगा। यदि वो उसकी आय 15 लाख रुपए से अधिक है तो उसे 120 दिन रहना होगा, और यदि एक से कम है तो उसे कम से कम 182 दिन भारत में रहना होगा। अब हम देखते हैं हिंदू अविभाजित परिवार। हिंदू अविभाजित परिवार के लिए निवासी साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए क्या नियम है। एक हिंदू अविभाजित परिवार साधारण निवासी तब होगा जब गत वर्ष में उसका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतः या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। इसके अलावा यदि हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता पहली और दूसरी दोनों
अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार भारत का निवासी कहलाएगा। यहाँ पर प्रबंध उसका नियंत्रण एवं प्रबंध से आशय ऐसे स्थान से है जहाँ पर इस संबंध व्यवसाय से संबंधित नीति एवं उससे संबंधित निर्देश दिए जाते हैं। एक हिंदू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी तब होगा जब गत वर्ष में परिवार का संपूर्ण अथवा आंशिक नियंत्रण भारत में स्थित हो और हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता एक और दोनों ही अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता है। ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी कहलाएगा। एक हिंदू अविभाजित परिवार अनिवासी कब होगा? अनिवासी होने के लिए गत वर्ष में उसका संपूर्ण नियंत्रण एवं प्रबंध भारत के बाहर स्थित होगा, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार भारत का अनिवासी कहलाएगा। अब हम तीसरे करदाता की बात करते हैं, जिसके अंदर हमने फर्म, व्यक्तियों के संघ और कंपनियों को शामिल किया है। ये फर्म या कंपनी या व्यक्तियों का संघ निवासी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, तीन कैटेगरी में न होकर केवल दो ही कैटेगरी में होते हैं, या तो वो निवासी होते हैं या फिर वो अनिवासी होते हैं। एक फर्म या एक कंपनी निवासी तब होगी जब गत वर्ष में वह भारतीय कंपनी हो और उस वर्ष में उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में रहा हो। यहाँ पर प्रभावी प्रबंध से आशय उस स्थान से है या उस कारोबार के संपूर्ण संचालन के लिए प्रबंध संबंधी वाणिज्यिक निर्णय जहाँ लिए जाते हैं, वहाँ उसका हम प्रबंध का स्थान मानेंगे। एक कंपनी या फर्म व्यक्तियों का संघ तब अनिवासी होगा जब गत वर्ष में वह भारतीय कंपनी नहीं हो और उस वर्ष उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में नहीं रहा हो। यानी निवासी की जो दोनों कंडीशंस हैं, यदि वो पूरी नहीं करता है तो वो कंपनी या फर्म या व्यक्तियों का संघ भारत का अनिवासी कहलाएगी। यहाँ पर हम इसे निवासी स्थिति के हम प्रकार देखेंगे। जैसे कि हमने करदाता के प्रकार देखे, व्यक्ति और एक हिंदू अविभाजित परिवार साधारण निवासी हो सकते हैं, असाधारण निवासी हो सकते हैं और अनिवासी हो सकते हैं। लेकिन एक फर्म, व्यक्तियों का संघ और कंपनी केवल निवासी होते हैं और दूसरा अनिवासी होते हैं। हम इसको रिकैप देख लेते हैं। अभी तक हम इस प्रस्तुतिकरण में हमने देखा कि आयकर क्या होता है, करदाताओं का निवास स्थान क्या होता है, करदाताओं के निवास स्थान संबंधी नियम देखे, जिसमें हमने कहा कि करदायित्व करदाता के निवास स्थान पर निर्भर करता है और निवास स्थान भारत में रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करता है। निवासियों के प्रकार देखे हमने कि किस प्रकार एक निवासी के तीन प्रकार देखे, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। इसी तरीके से हमने करदाता देखे। यहाँ पर हम मेन चार करदाताओं की बात कर रहे हैं। पहला हमने देखा कि एक व्यक्ति इंडिविजुअल स्वयं है, दूसरा हिंदू अविभाजित परिवार देखा, तीसरा हमने फर्म और व्यक्तियों के संघ देखा, चौथा हमने कंपनी को देखा। इसके बाद हमने निवासीय स्थिति के निर्धारण हेतु शर्तें देखे। यहाँ पर दो हमने एक बेसिक शर्त देखी। बेसिक शर्तों के अंतर्गत दो शर्तें होती हैं। फर्स्ट बेसिक शर्त हमने देखी कि कोई व्यक्ति गत वर्ष में भारत में कम से कम 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहना चाहिए। और दूसरी बेसिक शर्त हमने देखी, एक करदाता गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन रहा हो, प्लस गत वर्ष में 60 दिन रहा हो, तो वो व्यक्ति साधारण निवासी हो। वह व्यक्ति दोनों में से कोई एक पूरी करता है और दोनों एडिशनल करता है तो साधारण निवासी होगा। इसी तरीके से हमने दो एडिशनल शर्तें देखी, जिसमें पहली हमने देखी कोई करदाता यदि गत वर्ष से पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा, और दूसरी एडिशनल शर्त देखी कि गत वर्ष से पहले के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो।
इस प्रकार ये शर्तें थी, ये एक व्यक्ति के लिए निवासी स्थिति निर्धारित करने की शर्तें थी। एक हिंदू अविभाजित परिवार के लिए शर्त अलग होती है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि उसके प्रबंध या संचालन का स्थान भारत में हो और दोनों ही एडिशनल शर्त पूरी करता है, तब वो निवासी होगा। और असाधारण निवासी तब होगा जब वो उसका प्रबंध भारत में स्थित हो और दोनों ही एडिशनल शर्तें पूरी नहीं करता हो। और अनिवासी तब होगा जब उसका प्रबंध भारत से बाहर स्थित हो। इसके अलावा हमने व्यक्ति, कंपनी और फर्म और व्यक्तियों के संघ को एक करदाता माना है, जिसके अंतर्गत सिर्फ निवासी और अनिवासी होता है। निवासी वो होता है जिसका प्रबंध भारत में कंपनी स्थित हो और दूसरा कि उसका प्रबंध का स्थान भी भारत में होना चाहिए। और अनिवासी तब होगा जब वो कंपनी भारत से बाहर स्थित हो और उसका प्रबंध का स्थान भी भारत से बाहर हो। यहाँ पर हम कुछ मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निवासी स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ए, प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष, बी, कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर, सी, लेखांकन वर्ष अकाउंटिंग ईयर और डी, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर। सही उत्तर हम देखते हैं। सही उत्तर है प्रीवियस ईयर, गत वर्ष। एक निवासी स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें उसे गत वर्ष में उसकी निवासी स्थिति को देखना होगा। अगला प्रश्न है, असाधारण निवासी कौन हो सकता है? ए, साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, बी, कंपनी, सी, व्यक्तियों का संघ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड डी, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका हम उत्तर देखते हैं। असाधारण निवासी ना तो फर्म हो सकती है, ना तो कंपनी हो सकती है, ना व्यक्तियों का संघ हो सकता है। वो या तो निवासी हो सकती है या अनिवासी हो सकता है। केवल हिंदू अविभाजित परिवार होता है जो साधारण निवासी भी हो सकता है, असाधारण निवासी भी हो सकता है, अनिवासी भी हो सकता है। इसी संबंध में हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है कि कंप्यूट द रेजिडेंशियल स्टेटस, निवासी स्थिति का निर्धारण करना है। प्रश्न है, एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष तक रहने के बाद मई 2020 को जर्मनी चला गया और फिर 1 मार्च 2023 में भारत में आया है। तो हम ये जो डेट दी गई है और इधर दी गई है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है कि उस व्यक्ति की निवासी स्थिति को जानने के लिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, हमारा असेसमेंट ईयर है 2023-24 और हमारा प्रीवियस ईयर है 2022-23। निवासी स्थिति के निर्धारण के लिए हमें गत वर्ष को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि इस व्यक्ति का हम देखें तो गत वर्ष जो 2022-23 में वो 1 मार्च 2023 को भारत में वापस आया है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च है। यहाँ पर 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक वो व्यक्ति भारत में रहा है। इसका अर्थ है कि वो 31 दिन भारत में रहा है। और हमारी बेसिक फर्स्ट कंडीशन कहती है साधारण निवासी होने के लिए पहली बेसिक शर्त है कि उसे गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहना होगा। तो यहाँ पर पहली बेसिक शर्त को वह व्यक्ति पूरी नहीं कर पा रहा है। हम दूसरी बेसिक शर्त देखें। दूसरी बेसिक शर्त ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति गत वर्ष से पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा होगा। यहाँ पर हम गत वर्ष से पहले के 4 वर्ष देखें। एक जर्मन व्यक्ति 15 वर्ष तक रहने के बाद 1 मई 2020 को जर्मनी चला गया है। यहाँ पर गत वर्ष 2022-23 के पूर्व के 4 वर्ष देखेंगे जो 1 अप्रैल 2018 से शुरू होता है और 31 मार्च 2022 तक रहेगा। यहाँ इस ड्यूरेशन में वो व्यक्ति
1 अप्रैल 2018 से 20 मई 31 मई 2020 तक भारत में रहा है। इसका अर्थ है वो 365 दिन, यानी 18-19, 19-20 का 365 दिन और 19-20 के सिर्फ 61 दिन वो भारत में रहा है। हमें एक एक दिन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टोटल 792 डेज वो इंडिया में रहा है। इसी के साथ एक शर्त और है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों के अलावा गत वर्ष में 60 दिन रहना आवश्यक है। जो गत वर्ष में जो 60 दिन की जो शर्त है वो व्यक्ति पूरी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गत वर्ष में सिर्फ वो 31 डेज ही वो भारत में रहा है। इसका मतलब है कि दोनों ही बेसिक शर्तें वो पूरी नहीं कर पा रहा है। यानी यदि करदाता पहली ही दोनों बेसिक शर्त पूरी नहीं कर पाएगा तो वो अनिवासी कहलाएगा। यहाँ पर 22-23 में वह करदाता एक अनिवासी रहेगा। इसी का हम एक और पार्ट देखते हैं। एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष तक रहने के बाद मार्च 2020 में को जर्मनी चला गया और 30 सितंबर 2022 को भारत में वापस आया है। इसे भी हम इसी तरीके से देखते हैं। हमारा असेसमेंट ईयर है 2023-24, प्रीवियस ईयर है 22-23। गत वर्ष में 2022-23 में वह भारत में देखें कि कम से कम 182 दिन या उससे अधिक रहा है। भारत वापसी की उसका जो डेट है वो 30 सितंबर 2022 है और हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 तक रहेगा। यानी हम पर मंथ देखें तो सितंबर में वो 1 दिन रहा, 31 डेज रहा, 30 रहा, 31, फिर 31, फरवरी में वो 28 डेज रहा और मार्च में 31। टोटल अगर हम डेज को कैलकुलेट करेंगे तो 183 डेज वो भारत में रहा है। इसका मतलब है वो पहली बेसिक कंडीशन को पूरा कर रहा है। इसके बाद दोनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी होती है तो हम फिर उस करदाता की एडिशनल शर्तें देखते हैं। यदि दोनों ही एडिशनल शर्तें वो पूरी कर लेता है तो वो भारत का साधारण निवासी कहलाएगा। यदि दोनों ही बेसिक शर्तों को पूरी नहीं करता है तो वो असाधारण निवासी कहलाएगा। देखते हैं हम पहली एडिशनल शर्त। गत वर्ष में 22-23 से पूर्व के 10 वर्षों में, यानी 2012-13 से लेकर 21-22 तक 9 वर्ष भारत में रहा है। क्योंकि वो पिछले 15 वर्षों से भारत में रहा है तो हम उस ईयर को कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा हम यहाँ पर हमारी पहली शर्त एडिशनल शर्त ये है कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में उसे 2 साल भारत में रहना होगा। और दूसरी एडिशनल शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में उसे 730 दिन भारत में रहना होगा। इस प्रकार अगर यदि हम कैलकुलेट करें, 2 साल भी वो पिछले 10 वर्षों में रहा है, उसके अलावा 9 ईयर्स रहा है, इसका मतलब 729 दिन से अधिक वो भारत में रहा है। इस प्रकार वो दोनों ही एडिशनल शर्तों को पूरी कर रहा है, साथ में वो एक बेसिक शर्त को भी पूरी कर रहा है। इस प्रकार वह गत वर्ष 2022-23 के लिए साधारण निवासी कहलाएगा। इस प्रकार निवास स्थान का कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि उसका भारत में रहने के दिनों की संख्या को कैलकुलेट करके देखना कि वो उसका निवासी स्थिति कैसी है। यहाँ पर हमने देखा कि एक व्यक्ति की निवासी स्थिति क्या है। अब हम देखेंगे कि उसकी आय भारतीय आय है या विदेश की आय है। भारतीय आय और विदेश की आय को जानने के लिए हमें उसके नियम देखने होंगे। आय निर्धारण के संबंध में आयकर अधिनियम के नियम, इसके लिए पहली शर्त होनी चाहिए इनकम रिसीव्ड होनी चाहिए, प्राप्त हुई होनी चाहिए। में कहा गया है रिसीव प्राप्ति के लिए वह स्थान जहां पर सबसे पहले आय प्राप्त की गई है, वो स्थान प्राप्ति वाला नहीं होगा जहां पर एक बार प्राप्त करने के बाद भेजी गई है। इसका आशय है वह स्थान जहां पर पहली बार आय प्राप्त हुई उसे हम आय प्राप्त मानी जाएगी। दूसरा हम समझेंगे कि प्राप्त की हुई समझी जाए या डीम्ड टू बी रिसीव।
एक्चुअल में वो प्राप्त नहीं होगी, हाथ में कैश या नहीं आएगा, लेकिन हम उसे उस करदाता की आय ही मानेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। द एनुअल क्रिएशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, मान लीजिए कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होता है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा होता है, लेकिन एम्प्लॉय को हाथ में नहीं दिया जाता, उसका फंड होता है। यदि उस फंड में इंक्रीमेंट उस गत वर्ष में होता है तो उसे मान लिया जाएगा कि उसे प्राप्त हुई है, भले ही उसे हाथ में वो आय प्राप्त नहीं हुई हो। इसके अलावा अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड के हस्तांतरण शेष का वह भाग कर योग्य भाग भी इसे डीम्ड टू बी रिसीव माना जाएगा, प्राप्त हुई समझा जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कंपनी लाभांश घोषित कर देती है, उस गत वर्ष में उसे प्राप्त हुई माना जाएगा। उद्गम स्थान पर कर की कटौती टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यदि उस में से टीडीएस काटा गया है तो उसे प्राप्त की हुई समझा जाएगा, माना जाएगा। इसके अलावा यदि कोई एम्प्लॉयर 1 जनवरी 2004 के बाद अपने एम्प्लॉय के खाते में केंद्र सरकार द्वारा सूचित पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है, अनुदान देता है, तो उसे भी हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड यानी प्राप्त हुई मान लेंगे। अब हम देखते हैं धारा 9 के अनुसार एक्रूअल इनकम, एक्रू या और अराइज यानी उपार्जित या उदय हुई। उपार्जित या उदय होना से आशय आय प्राप्त करने के अधिकार से है, ना कि आय प्राप्ति से है। मतलब ऐसा स्थान वास्तव में प्राप्त हुई हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि वो जगह वहाँ पर आय उपार्जित हुई है, जनरेट हुई है, तो उसे हम आय का उपार्जित होना या आय का उदय होना मानेंगे। इसी प्रकार से धारा 9(1)(1) के अनुसार कहा गया है डीम्ड टू बी अराइज्ड और डीम्ड टू बी एक्रू, उपार्जित या उदय होना माना जाना। यदि कोई करदाता भारत में स्थित किसी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को या फिर आय के स्रोत को प्राप्त करता है, भले ही वो भारत के बाहर रहता हो, तो उसे हम आय का उपार्जन मानेंगे, उदय होना मानेंगे। उसी प्रकार यदि भारत से कमाया हुआ हो, भले ही वो करदाता भारत के बाहर रह रहा हो, यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, भारत के बाहर अपनी सेवाएं दे रहा हो, वहीं सैलरी प्राप्त कर रहा हो, उसे भी हम यहाँ पर उपार्जित आय उपार्जन का स्थान मानेंगे। उसी प्रकार भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश, इसे भी हम भारत में ही उपार्जित मानेंगे। और सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा दिया गया ब्याज, रॉयल्टी, टेक्निकल सेवाओं के लिए दी गई फीस, इसे भी हम भारत में ही आय उपार्जन मानेंगे। यहाँ पर कुछ अपवाद दिए गए हैं जिसे भी समझना बहुत आवश्यक है। यदि कोई निवासी, यदि किसी करदाता का भारत के बाहर कोई रिश्तेदार जो भारत का ही निवासी हो, संपत्ति या विवाह के उपलक्ष्य में संपत्ति प्राप्त हुई हो, तो धारा 56 के अनुसार वह कर मुक्त होगी, एग्जेम्प्टेड होगी। इसके अलावा निर्यात के लिए भारत में माल खरीदना, समाचार एजेंसी में इन्वॉल्व कोई व्यक्ति द्वारा भारत में समाचार या विचार एकत्रित करके बाहर भेजना या भारत में फिल्म शूटिंग करना, ये सब ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर हम इसे एग्जेम्प्टेड इनकम मानेंगे। अब हम कर दायित्व के बारे में बात करेंगे। कर दायित्व यानी टैक्स इंसिडेंस, जिसे हम कौन सा करदाता, कौन सा निवासी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी किस आय पर कर चुकाएगा या कर देने का कर दायित्व निभाएगा, ये हम देखेंगे। सबसे पहले है गत वर्ष में भारत में प्राप्त आय,
जो चाहे भारत के बाहर उपार्जित अथवा प्राप्त हुई हो। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर रोजगार के लिए गया हो, या भारत के बाहर कोई परफॉर्मेंस के लिए गया हो, या कुछ खेलने के लिए गया हो, लेकिन उसकी जो वहाँ से आय प्राप्त हुई है, क्योंकि उसका खाता भारत में है, तो उसका बैंक भारतीय बैंक में खाता होने के कारण सबसे पहले उसकी सैलरी या उसका रेम्युनरेशन भारत के बैंक में प्राप्त किया जाएगा। तो ऐसी आय को साधारण निवासी भी उस पर कर देगा, असाधारण निवासी भी कर देगा, और एक अनिवासी भी उस पर कर भारतीय सरकार को चुकाएगा। इसी तरीके से आय जो गत वर्ष में भारत में समझी जाए और जो चाहे भारत के बाहर उपार्जित या उदय हुई हो। मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो भारत के बाहर जॉब करता है, वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन उसका भारतीय बैंक में खाता है। उसकी सैलरी उस भारतीय बैंक में आती है। इसके अलावा उसका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। यदि उसका इंक्रीमेंट होता है तो सब भले ही उसके हाथ में पैसा नहीं आए, लेकिन भारतीय जो खाते हैं उसका बैंक खाता है, उसमें उसका इंक्रीमेंट हो गया है। यदि गत वर्ष में ऐसा इंक्रीमेंट होता है तो उसे हम मान लिया जाएगा कि उसकी भारत में प्राप्त हुई समझी जाएगी, और उस ऐसे आय पर चाहे वो साधारण निवासी हो भारतीय सरकार को कर चुकाएगा, या असाधारण निवासी हो या अनिवासी हो, उसे आयकर चुकाना होगा। गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय जो चाहे भारत के बाहर प्राप्त हुई हो। मान लीजिए कोई विदेश में रहने वाला कोई परफॉर्मर या क्रिकेटर भारत में आके परफॉर्मेंस दे या क्रिकेट खेले, लेकिन उसका खाता विदेशी बैंक में है, तो उसका जो रेम्युनरेशन है वह स्थान जहाँ पहली बार प्राप्त होगी भारत से बाहर होगी, लेकिन जो आय जनरेट करने का स्थान भारत में ही है, तो ऐसे उसे हम भारतीय आय ही मानेंगे, और उस भारतीय आय पर एक साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों को ही भारतीय सरकार को आयकर चुकाना होगा। इसी प्रकार आय जो गत वर्ष में भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाए, चाहे भारत के बाहर प्राप्त हुई हो। मान लीजिए यदि कोई करदाता भारत के बाहर ही रह रहा हो, वहीं अपनी सेवाएं दे रहा हो, उसका बैंक का खाता भी भारत के बाहर हो, लेकिन भारत में कोई संपत्ति का हस्तांतरण करता है और उससे जो आय होती है, क्योंकि उपार्जन का स्थान हम भारत ही समझेंगे, तो उसे भारतीय आय ही माना जाएगा। यदि कोई एम्बेसी जिसे भारत सरकार द्वारा भेजा गया है, वो अपनी सेवाएं भारत के बाहर दे रहा है और वहीं उसको सैलरी प्राप्त हो रही है, लेकिन उसको उपार्जन होने का स्थान हम भारत ही मानेंगे, और ऐसे व्यक्ति की आय भी भारतीय आय मानी जाएगी। इस प्रकार यदि कोई वो साधारण निवासी भी है, असाधारण निवासी है, अनिवासी भी है, तो भी उसे आयकर चुकाना होगा। इस प्रकार यहाँ पर हम ऐसे व्यवसाय से प्राप्त आय की बात करेंगे जिसका प्रबंध और नियंत्रण भारत से किया जा रहा हो। यदि ऐसी गत वर्ष में कोई भारत के बाहर प्राप्त हुई आय है और भारत के बाहर ही उपार्जित हुई है, लेकिन ऐसा व्यवसाय भारत से नियंत्रित है, तो ऐसी कंडीशन में यदि साधारण निवासी है और असाधारण निवासी है तो उसे आयकर चुकाना होगा, लेकिन एक अनिवासी को इस आय पर भारत सरकार को कोई कर चुकाना नहीं होगा। इसी प्रकार गत वर्ष में भारत के बाहर ही प्राप्त हुई है आय और भारत के बाहर ही उपार्जित हुई है, लेकिन ऐसे व्यवसाय से हुई है जिसका नियंत्रण भी भारत के बाहर है, ऐसी कंडीशन में उस आय पर केवल साधारण निवासी को आयकर चुकाना होगा। एक असाधारण निवासी और एक अनिवासी का कोई भी कर दायित्व नहीं बनेगा। हम आगे देखते हैं। अन्य साधन से आय यदि गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई है या भारत के बाहर ही उपार्जित हुई है, यदि ऐसी आय
साधारण निवासी की है तो उसे हम भारतीय आय मानकर आयकर भारत सरकार को चुकाना होगा, लेकिन एक असाधारण निवासी और अनिवासी को किसी भी प्रकार का कर चुकाना नहीं होगा। यदि पूर्व वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त और भारत के बाहर ही उपार्जित ऐसी आय जो केवल गत वर्ष में लाई गई है, लेकिन जो अर्निंग है वो गत वर्ष से पूर्व के वर्षों की है, तो ऐसी आय पर ना तो साधारण निवासी आयकर देगा, ना तो साधारण निवासी और ना ही अनिवासी। को हम फिर से रिकैप करते हैं। हमने देखे एक निवासी स्थिति की गणना करने के लिए कैसे क्रियात्मक प्रश्नों के द्वारा हमने समझा। इसके अलावा हमने देखा कि आय निर्धारण के संबंध में आयकर अधिनियम के अंतर्गत किस आय को हम प्राप्त हुई मानते हैं, किसे प्राप्त हुई समझी जाए मानते हैं। इसी प्रकार उपार्जित आय किसे मानते हैं और उपार्जित समझी जाए किसे मानते हैं। और निवासी स्थिति के अनुसार कर दायित्व, किस भारतीय आय पर कौन सा निवासी कर देगा और किस विदेशी आय पर कौन सा निवासी कर देगा, इसे हमने विस्तृत रूप से समझा। इसके मूल्यांकन हेतु यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है? पहला है सभी प्रकार के करदाताओं के लिए। ब है केवल निवासी के लिए, रेसिडेंट इन इंडिया। स है असाधारण निवासी के लिए, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। और थर्ड है अनिवासी के लिए, यानी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। हम सही उत्तर देखते हैं। भारतीय आय पर भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है सभी करदाताओं के लिए, यानी एक साधारण निवासी भी उस पर कर चुकाता है, एक असाधारण निवासी भी और एक अनिवासी भी भारत में उपार्जित आय पर कर चुकाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में कृषि से आय कर योग्य होगी? पहला है निवासी के लिए, दूसरा है असाधारण निवासी के लिए, तीसरा है अनिवासी के लिए और चौथा है कर योग्य नहीं होगी। हम सही उत्तर देखेंगे। अमेरिका में जो कृषि आय है वो विदेशी आय है, इसलिए केवल साधारण निवासी ही उस आय पर कर भारत सरकार को कर चुकाएगा। विदेशी आय पर एक असाधारण निवासी और एक अनिवासी का कोई भी कर दायित्व नहीं बनता है। यहाँ पर हम कुछ लिंक्स देखते हैं। यदि इस विषय से संबंधित विद्यार्थी आगे जानना चाहते, समझना चाहते, पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक के माध्यम से, इन बुक्स के माध्यम से आगे और अधिक गहन अध्ययन कर सकते हैं। ये कुछ संदर्भ है जिन्हें विद्यार्थी आसानी से समझ सकता है। ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, इसको और अधिक समझने के लिए आप आगे बढ़ें। इस प्रकार एक ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है जिसको गहन समझना बहुत आवश्यक है, जिससे संबंध में कई क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसी के आगे हम आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।